धामी सरकार के 2 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्ष पहले किए गए वादों एवं संकल्प को पूरा करने में हमारी सरकार सफल रही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का प्रचार अभियान, भाजपा 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक नुक्कड़ सभाएं करेगी। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी, सीएम धामी की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा दिल्ली के 2 मंत्री मामले में जेल में पहले से हैं। टैक्स चोरी पर आयकर विभाग ने फ्रीज किए खाते। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को एक बार फिर समन, गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरती है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी ने कसी कमर, सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, हर तरीके से अपने वोट को मजबूत करने पर जोर। और हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम के लिए जल्द शुरू होगी हेली सेवा। गौचर और गोविंद घाट से मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। सेवा दिन में रहेगी 3 घंटे उपलब्ध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देश भर में विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश पर नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खातों में रोक लगाने, विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच के साथ ही कांग्रेस, बसपा, सपा समेत तमाम दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल करने से माना जा रहा है कि भाजपा विपक्षी दलों के अस्तित्व को ही समाप्त करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले देश के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल एक तरफ जहां ईडी और सीबीआई की जांच की आंच से परेशान नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इसी बीच विपक्षी दलों के सामने अब कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खातों पर लगी रोक ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्षी दलों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर 14,40,000 की अनियमितता के मामले में आयकर विभाग ने इसमें 106% की पेनल्टी 210 करोड़ रुपए लगा दी है, जबकि नियमों के अनुसार इस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता था। देखिए, बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है। केजरीवाल जी का जो प्रकरण है वो आप सबको पता है कि अब अदालत के तत्वाधान में आ गया है। अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर, सारे जो भी दलीलें होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा और वो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। इससे पहले भी उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी, वो पहले से ही जेल में है, तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं न कहीं जो जांच कंपनियां हैं। वहीं एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के खातों को सीज होने पर सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में चुनाव से पहले लगातार विपक्षी दलों को बीजेपी एक के बाद एक झटके दे रही है। और इसी के तहत पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को ये बड़ा झटका माना जा रहा है और हरिदास
3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी ने भी कई नेताओं को शामिल कर चुकी है। इसी के तहत एक विधायक, 4 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद प्रत्याशी और 2 विधानसभा प्रत्याशी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि ये अभी शुरुआत है, आगे कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाना है। आज सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि मुझे वहाँ जिस दिन से हमारे धामी जी ने जो सभी का एक अपनापन वो करा था कि भाई समान अधिकार कानून लाए थे, तो उस कानून को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे संविधान बनाया नहीं हो पाया था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, मैं उनकी इस नीति से बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ हमारा दिक्कत ये थी हमारे सामने कि वहाँ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, काम करने के लिए कहीं भी कोई छूट नहीं थी। हम कर रहे हैं ना, हमने कराया है और ये ठीक है कि हर व्यक्ति बारे विचार करने के लिए हमारी एक कमेटी है, वो कमेटी तय करती है और उस कमेटी के आधार पर हम उनको सदस्यता दिला रहे हैं। बहुत लोगों से संपर्क है, कुछ दिन में और भी आपको सुनने को मिलेगा। नहीं, देखिए केजरीवाल जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसे कौन सही ठहरा सकता है और किस एंगल से उसे सही ठहराया जा सकता है। आज देश में अघोषित आपातकाल है, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप जो है इस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं और वो भी आचार संहिता के बीच में, जब देश के अंदर लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा है। आखिर विपक्ष जो है अपनी आवाज को कैसे उठाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा विपक्ष अब नई मुश्किलों में घिर गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत करने की दिशा में लगा हुआ है? क्या 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए करो या मरो का चुनाव है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर सितारगंज से है, जहां लोकसभा चुनाव में राज्य की समस्त सीटों पर मतदाता मोदी को वोट देने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुमाऊं प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने ये बात मीडिया से कही। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का प्रत्येक प्रत्याशी 5 लाख वोट के अंतराल से लोकसभा की समस्त सीट पर विजय प्राप्त करेगा। कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुमाऊं प्रभारी सौरभ बहुगुणा खटीमा रोड स्थित चुनाव कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता में लोकसभा चुनाव को लेकर जोश का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 5 हमारी जो लोकसभाएं हैं उनके प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। माननीय अजय भट्ट जी को वापस केंद्रीय नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद जताया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझको पूरी कुमाऊं की जिम्मेदारी दी गई है संगठन की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा एक माहौल है। मैं कल अल्मोड़ा में था, उसके पहले रुद्रपुर था, आज सितारगंज हूँ, उसके पहले हम काशीपुर थे, जसपुर थे। हर जगह पर माननीय मोदी जी को लेकर लोगों को वोट देने में उत्साह है। आज हमारे विधानसभा में कार्यालय खुला है सितारगंज में, इसमें मैं विधिवत जो वोटिंग हुई उसमें मैं आज यहाँ पर आया हूँ और समस्त कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है। काउंटिंग के दिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में 5 लाख वोटों से हर लोकसभा को जीतनी है, वो लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास किए हैं। वहीं पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ साथ नारी शक्ति सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के कल्याण, किसानों के उत्थान, युवाओं के कल्याण के अलावा पर्यटन क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रदेश में सड़कों का विस्तार होने से कनेक्टिविटी बढ़ी है। रुद्रप्रयाग में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सिंचाई, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश की भाजपा सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान सतपाल महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली भी खेली। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार की उपलब्धियों का इस दौरान ब्यौरा भी रखा। नेता मोदी जी को लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है,
हमेशा इस देश की जो नारी शक्ति है उसको भारत में एक सशक्त बनाने के लिए हमने 2960 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जो है किया है। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत की गई है। ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढे की फोटो खींच करके जब वो अपनी शिकायत दर्ज करता है तो वो हमारे डिपार्टमेंट को उसकी फोटो चली जाती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां भाजपा के गढ़वाल चुनाव प्रभारी व जनपद प्रभारी पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में भाजपा ने कुल 7 साल अभी तक सरकार चलाई है, जबकि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुष्कर काला ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। धामी के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। विकास योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने इसे आम जनता को समर्पित किया। इस मौके पर विधायक राजकुमार पुरी, गढ़वाल चुनाव प्रभारी विजय कपरवाल, जिला अध्यक्ष सुषमा रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष संपत रावत, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम आदि मौजूद रहे। जो हमने काम किए हैं हम उनके दम पर यहाँ मैदान में हैं। प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की गंगा बहाई है, एक एक जन की चिंता करते हुए योजनाएं बनाई है, उनके माध्यम से जो रेस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है, माननीय मोदी जी के कामों के बारे में जो रेस्पॉन्स उनको नीचे जमीन से मिल रहा है। लाभार्थी योजना के अंतर्गत मैं इस पौड़ी लोकसभा के गढ़वाल लोकसभा के 6-7 गाँव में अलग अलग जिलों में गया हूँ। जो प्रेस आउट की गई थी इसमें यही मुद्दे थे कि हम लोग जो है विकास के कार्यों को लेकर अपने जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में अपने जो हमने पिछले 2 साल में काम किए हैं उत्तराखंड सरकार ने और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो जो काम किए हैं और जो काम हमारी उत्तराखंड सरकार ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, इन सारे विकास के कार्यों को लेकर। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां राज्य सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की गई है। आपको बता दें 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं सरकार के इस कार्यकाल के। इस दौरान कई आयोजन भी किए गए, जिसमें प्रदेश की कैबिनेट मंत्री माननीय रेखा आर्य ने कहा कि सरकार के द्वारा 2 साल में 48 योजनाओं को संचालित करने का काम सरकार ने किया है। वहीं विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के खेल के माध्यम से रोजगार मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना, अंत्योदय परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त के साथ ही उन्होंने कहा कि कई कामों की आधारशिला हमने रखी है, हम उसका लोकार्पण करने का काम भी करते हैं, जो हम कहते हैं वो करते भी हैं। कई बिल लाकर हमने एक नज़ीर पेश की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुड़ा और संचालन जिला महामंत्री धर्मेंद्र बिष्ट ने किया। ये सरकार के 2 वर्ष बहुत ही शानदार रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक इस बात से रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक निर्णय इन 2 वर्षों में हुआ है। एक युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के हित से लेकर, महिलाओं के हित से लेकर और एक उत्तराखंड के नागरिक के हित से लेकर सभी ऐतिहासिक निर्णय किए। यूसीसी जैसा कानून जो है वह उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है और देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू करने का काम किया है। हम देखते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से 30% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि युवाओं को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करने के लिए आउट ऑफ टर्न जॉब दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुसार राज्य सरकार को काम करना चाहिए उस और आगे बढ़ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है और उनके आश्रितों को भी यह दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय का पूरा दौर रहा है।
अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा 27 मार्च को नामांकन करेंगे, जबकि टिहरी सीट से प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला 26 मार्च को नामांकन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि पार्टी जल्द ही से 2 और प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। देखिए, नामांकन की तिथियां कांग्रेस पार्टी ने उन 3 सीटों पर घोषित की हैं जहां उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बाकी की 2 सीटों पर भी बहुत जल्दी जो है कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाएगी और पूरी उम्मीद है कि आज देर शाम तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी और पार्टी के जो ग्रास रूट पे कार्यक्रम होने हैं उसके लिए पूरी जो है तैयारियां की जा रही हैं। जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश संगठन है और हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, आपस में मिलकर के समन्वय बना करके कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे रहे हैं। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी तो लगातार 5 साल से जनता के बीच में, हमारे नेता लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई में उनकी आवाज़ को उठाते रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर हम सड़क से लेकर सदन तक मुखर रहे हैं। तो राज्य की जनता की जो भी पीड़ा है वो कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है और हमेशा जनता के साथ हमारे नेता खड़े रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से, जहां पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, जिसकी उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में आज जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया भी जा रहा है। लेकिन धामी सरकार के इस उपलब्धि पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। एक तरफ बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां बताई। वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने चुटकी ली और सवाल भी दागे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और कागजों में केवल घोषणा कर रही है। विकास करने की बात करें तो हल्द्वानी में भाजपा सरकार द्वारा अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। उपलब्धियां इतनी ज़्यादा हैं कि उनको लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज़ छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीज़ें हैं, धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना ज़बरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। और धर्मांतरण के कानून को रोकने के लिए आपने देखा है कितना बड़ा कानून हमने पास किया है। समान नागरिक संहिता बनाने के लिए इतिहास बनाया है, पूरे देश के लोग आज उसका उदाहरण दे रहे हैं और वो एक कानून बन गया है, पहला राज्य हम बन गए हैं। तो इस तरह से एक लंबी फेहरिस्त है हमारी। देखिए, पहले से परिवार के सयाने जो बुजुर्ग हैं उनको मिलती थी, पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं तो एक को मिलती थी, पेंशन भी दोनों को दे दी है। बड़ी अच्छी बात है, जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। लेकिन विपक्ष का जो प्रमुख कार्य है, जो जनता आम जनमानस का जो दर्द है, उसकी आवाज़ लगातार सड़क से सदन तक हमने भी उठाई है। और जो सरकार के फेलियर हैं सड़क से सदन तक किसी से नहीं छुपे हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं विषय बताऊं, जो बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुके हैं, सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा इस देश में है और रोजगार का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी आम दिक्कतों से आम जो जनमानस है वो जूझ रहा है। खैर, अभी लोकसभा एक लिटमस टेस्ट है, उसमें सरकार की उपलब्धियां भी हैं और जो विपक्ष ने जो काम करा है, दोनों जब वोट पड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां समाज में हर त्योहार का अपना अलग ही महत्व होता है। इनमें होली सबसे खास है क्योंकि इसमें समाज का हर वर्ग
रंग में सराबोर होकर उत्साह से भरा दिखाई देता है। रंगों के इस त्योहार में किसी के बीच भेदभाव भी नहीं होता है, तभी होली के रंग का उत्साह समाज को खुशहाल बनाता है। वहीं उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें महासंघ के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता और उनके परिवारीजनों ने शिरकत की। वहीं रंगारंग प्रस्तुति ने सभी लोगों का मन मोह लिया। उत्तराखंड पत्रकार महासंघ उत्तराखंड का सबसे बड़ा संगठन है पत्रकारों का, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत, और हर वर्ष होली मिलन का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा गढ़वाल, कुमाऊं, कई जगह संगठन के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ की देहरादून इकाई के द्वारा भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर ये होली मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस होली मिलन के अवसर पर मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी आपस में मिलजुल करके रहें, भाईचारे से रहें। सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाने की बहुत आवश्यकता है देश के अंदर इस समय। अगली खबर हरिद्वार से, जहां किन्नर अखाड़े ने हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर मसाने की होली का आयोजन किया। हरिद्वार में पहली बार शमशान में किन्नरों को चिताओं की राख से होली खेलते देखकर लोग भौचक्के रह गए। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी के नेतृत्व में करीब 1.5 दर्जन किन्नरों का दल खड़खड़ी शमशान घाट पहुंचा। उन्होंने पहले वहां पूजा की, फिर शमशान में जल रही चिताओं की राख एक दूसरे को लगाकर होली मनाई। हरिद्वार में इस तरह से किन्नरों को होली मनाते देख लोग चौंक गए। आमतौर पर बनारस के मणिकर्णिका घाट पर रंग एकादशी के अगले दिन इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे शिव विवाह की कथा भी बताई जाती है, लेकिन हरिद्वार में ऐसा पहली बार हुआ है जब किन्नरों ने शमशान में पहुंचकर होली मनाई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिसमें एक बड़े भाई ने अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मामला देहरादून के शिमला बाईपास क्षेत्र का है, जहां पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर अब आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो कि आज के जमाने तो बाहर उनसे भी जानकारी की गई, तो मैनुअल और ये सर्विलांस का मिला जुला मिश्रण जो था वो देखिए। ये कल एक सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग व्यक्ति के साथ द्वारा व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है। तो इसके गंभीरता को देखते हुए तत्काल हमारी थाना पुलिस द्वारा है समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। 164 के बयान होंगे, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, और तदनुसार जल्दी ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और उसको जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून को पुराने डीजल वाहनों को हटाकर पर्यावरण फ्रेंडली वाहनों को यातायात व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों की नीति के तहत ही इस कार्य को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि दून में इस योजना को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की योजना साल 2027 तक डीजल से चलने वाले सभी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से बाहर करने की है। इसके साथ ही लोगों को अच्छे संसाधन मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून में शहरी क्षेत्र में सिटी बस सर्विस के तहत 170 बसें चल रही हैं। विभिन्न रूटों पर डीजल चलित विक्रम की संख्या 470 के करीब है। केंद्र की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन को नहीं चलाया जा सकता है। तो स्क्रैप पॉलिसी हमारी जो है उसके अंतर्गत जो प्राइवेट वाहन है, अगर मैं देहरादून शहर की बात करें या देहरादून ऑफिस की बात करें, तो लगभग 11.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड है, और जो सड़क पर है वाहन उनकी संख्या 9.5 लाख है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 लाख वाहन बिल्कुल स्क्रैप होने के लिए तैयार है। हम इन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराता है तो नए वाहन, प्राइवेट वाहन उसी क्लास का खरीदने पर उसको 25% टैक्स में छूट दी जाएगी, और अगर वो स्क्रैप कराने की बजाय उस वाहन को एनओसी लेके जाना चाहता है तो एनओसी भी लेके जा सकता है।
तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।